Hello and welcome to the channel. Today we will see section C of CBSE sample paper 24-25 of class 10, and this paper is Mathematics Standard 041 code. Okay, so in the last video we have seen section A and B in a separate videos. So the link is provided in the description beta. Ek bari just go through it as well. Alright, so let's get started with section C. Here is your question number 26. So in this question, it is given that in triangle ABC, D, E and F are the midpoints. देखो ये midpoint है BC का, ये midpoint है AC का, ये midpoint है AB का. Respectively, prove that FBD ये वाला triangle, wait, हमें दे रखा है ये वाला triangle, ठीक है, ये triangle और DEF ये वाला triangle, ये दोनों triangle. चलो I'm not marking. ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हमारे क्या होने चाहिए सिमिलर एंड DEF ये वाला बीच वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल ABC हमारा सिमिलर. पहले हम इन दोनों को देखते हैं. देखो बेटा अगर ये मिड पॉइंट है, ठीक है, दिस इज अ मिड पॉइंट एंड दिस इज अ मिड पॉइंट एंड दिस इज अ मिड पॉइंट, हमें सब मिड पॉइंट दे रखा है. तो इसका मतलब अगर F एंड E आर मिड पॉइंट, F एंड E आर दी मिड पॉइंट्स of AB and AC respectively, तो according to converse of midpoint theorem, क्या होना चाहिए बेटा हमारे पास converse of midpoint theorem के according FE should be parallel to BD और BC तुम लोग बोलो, पूरा ट्राइंगल को ले लेते तो BC बोल लेते, तो BD के भी होगा, है ना. तो BC FE is parallel to BC और हम ये भी बोल सकते हैं that FE is equals to half of BC and half of BC. हाफ ऑफ BC का मतलब क्या हुआ बेटा, ये मिड पॉइंट थ्योरम में हमने करा था. हाफ ऑफ BC का मतलब अब D इज अ मिड पॉइंट, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, दिस मीन्स व्हाट, FE इज इक्वल्स टू BD एंड इक्वल टू DC, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये इसके इक्वल है. अब देखो जरा, अगर मैं ये देखूं FEDB बेटा, तो FEDB में ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके इक्वल भी है. इक्वल और पैरेलल है, इसका मतलब FEDB इज अ पैरेललोग्राम, इट्स अ पैरेललोग्राम, राइट. और अगर ये पैरेललोग्राम है, वैसे तो हमें एक वो थ्योरम ये भी पता है दैट डायगोनल बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और कॉन्ग्रुएंट है तो फिर हम इसको सिमिलर भी बना सकते हैं, है ना. लेकिन चलो हम लोग एंगल से देख लेते. तो अब ये वाला एंगल 1 ले लो, इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, ठीक है, इसको एंगल 3 ले लो, इसको एंगल 4 ले लो. अब देखो इन ट्राइंगल FBD एंड ट्राइंगल DEF, बेटा मैं एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 बोलूं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना. अब तो वैसे भी पैरेललोग्राम है. एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बोल दूं, एंगल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है. तो बाय AA क्राइटेरिया वी कैन से दैट FBD इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF बाय AA क्राइटेरिया. तो पहला तो प्रूफ हो गया, ठीक है. अब देखो DEF को हमें प्रूफ करना है ABC के साथ. अब एक चीज और देखो बेटा, अगर मेरे पास ये पैरेललोग्राम है, FEBD पैरेललोग्राम है, तो मेरे पास ये वाला भी तो पैरेललोग्राम हुआ, इधर वाला भी तो पैरेललोग्राम होगा, है ना. ये वाली चीज भी तो पैरेललोग्राम हुई, हाँ ये भी तो पैरेललोग्राम हुआ. तो अगर ये मतलब सिमिलरली कैन वी से दैट FECD is a parallelogram, सेम ही है ना. यहां से बेटा कैन आई राइट इट एज, देखो मैं एंगल लिख रही हूं, इसको एंगल 3 नेम दिया मैंने, इसको एंगल 5 नेम देती हूँ, ठीक है. अब एक चीज देखो, अंदर वाले ट्राइंगल में DEF में और बाहर वाले ट्राइंगल में, बेटा मैं इसको यहीं पर ही सॉल्व करूंगी तो ज्यादा बेटर रहेगा. तुम लोगों को फिगर दिख जाएगा ना, मैं यहीं पे लिख रही, ठीक है. नेक्स्ट पेज में नहीं ले रही हूँ, इधर लिख लेती हूँ. अब देखो मैं ट्राइंगल कौन सा ले रही हूँ,
बड़ा वाला ट्राइंगल और छोटा वाला जो हमें बोला है मैं उसी को ले रही हूँ, ठीक है। और इसको बना भी देते हैं। मेरे पास ये ट्राइंगल था, क्या ट्राइंगल है ये, एफ ई और डी। यहाँ पे मेरा एंगल 3 मैंने कंसिडर किया, ये एंगल 2 कंसिडर किया। अब बड़ा वाला ट्राइंगल हमारे पास है कौन सा, ए बी सी। इसमें हमारे पास एंगल मैंने एक यहाँ 1 कंसिडर करेगा, एक 5। बेटा एक चीज देखो, हमने अभी बोला कि एंगल 3 एंगल एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है, ये तो हमने बता दिया था, पैरेललोग्राम के इक्वल। सेम एंगल 3 भी एंगल 5 के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी तो पैरेललोग्राम है। मतलब मैं यहाँ से ऐसे बोल सकती हूँ कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, इसका मतलब है ना। तो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी, हम लोग ये बोलेंगे एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5 एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, बोल सकते हैं। तो 3 इसका 2 है ना, तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1। ये क्या है हमारे, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। तो हो गया, अगर मेरे ये चीज हो गए तो ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाय ए क्राइटेरिया, दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आया समझ में, वेरी सिंपल। चलो नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी। देखो एक पॉइंट है पी, एक पॉइंट है क्यू। अच्छा ये और पार्ट है, और पार्ट मतलब या तो वो करो या तो ये वाला एग्जाम, ठीक है। रिस्पेक्टिवली सच दैट पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। हमें गिवन क्या है, गिवन क्या है, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। प्रूव दैट द मीडियन एडी ड्रॉन फ्रॉम ए ऑन बी सी बाइसेक्ट्स पी क्यू। अच्छा एक और गिवन है, मीडियन एडी, एडी इज अ मीडियन जो कि हमारा एडी इज अ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम ए ऑन बी सी। एडी मीडियन है बीसी के लिए, इसका मतलब बीडी किसके इक्वल हो गया, डीसी के लिए। ये गिवन है, हमें प्रूफ क्या करना है कि जो ये एडी मीडियन है वो पीक्यू को भी बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब हमें प्रूफ करना है पी आर इज इक्वल्स टू आर क्यू, ये प्रूफ करना है। ये समझ में आ गया। अब बेटा हमें ट्राइंगल में क्या आता है, बीपीटी वाली प्रॉपर्टी टाइप आती है हमें, है ना। तो अगर मैं किस ट्राइंगल को लूं, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को लूं, ए पी आर और ए बी डी, तो इन ट्राइंगल ए पी आर एंड ट्राइंगल ए बी डी, अब क्योंकि हमें गिवन है दैट पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, तो मैं ये भी इसमें ये लिख सकती हूँ, पी क्यू की जगह पी आर लिख दो, पी आर इज पैरेलल टू बी डी, इट्स अ पार्ट, है ना। तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी, अकॉर्डिंग टू बीपीटी हम लोग ये लिख सकते हैं बेटा, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए आर अपॉन बी डी, ए आर अपॉन आर डी, ये लिखा जा सकता है। अच्छा इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका हाफ मतलब एपी और इसका टोटल एपी अपॉन ए बी, और यहाँ पे ये भी लिख सकता है ए आर अपॉन ए डी, ये भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, एपी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए आर अपॉन ए डी। अच्छा ट्राइंगल की एक और तो साइड है ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन बी डी, पी आर अपॉन बी डी। अगर तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे लिख सकते हैं, ऐसे तो डायरेक्टली लिखा जा सकता है। तो तुम अगर मेरे पास ये बोला है ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल कौन वो सिमिलर हुआ, सिमिलर से तुम डायरेक्टली कर दो, है ना, सीपीएसटी कर दो। अब देखो ये हो गया, एपी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए डी इज इक्वल टू पी आर अपॉन बी डी। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली, सिमिलरली मैं ए वाले ट्राइंगल को भी कर सकती हूँ, सिमिलरली ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए डी सी, बड़ा वाला ट्राइंगल, एंड ए आर क्यू, ये छोटे वाले दो ट्राइंगल अगर मैं ले रही हूँ, ठीक है। तो पहले ए आर क्यू लिख देती हूँ, मतलब ऊपर नीचे कर दिया मैंने, पर मैं वैसे लिख देती हूँ फिर तुम कंफ्यूज ना हो ना। तो ये मैं लिख देती हूँ इसको ए आर क्यू, ऊपर वाला ट्राइंगल बेटा ये छोटा वाला, ठीक, और नीचे पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डी सी। कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, सिमिलरली लिख दिया इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। देखो ए आर, मैंने यहाँ का छोटा पार्ट और फिर बड़ा पार्ट ए डी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन सी, ठीक है, ये लिख लिया।
अब देखो हमारे पास ये चीजें हैं AP बाय AB। अब AR बाय RD, AR बाय, एक सेकेंड, AR बाय AD, AR बाय AD, देखो AR बाय AD यहाँ भी है, AR बाय AD यहाँ भी है। तो मैं फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर सकती हूँ, इक्वेटिंग इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि सेम है तो ये सारे रेशियो सेम होंगे। अब मुझे किसकी जरूरत है बेटा, हम उसको पिक कर लेते हैं। चलो AR बाई AD तो अब हमें नहीं चाहिए, तो बचा क्या, AP AB और इधर PR BD। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, AP अपॉन AB इज इक्वल्स टू PR अपॉन BD इज इक्वल्स टू AQ अपॉन AC इज इक्वल्स टू QR अपॉन CD। ये लिख सकते हैं हम इसको। हमें चाहिए क्या क्या चीजें, देखो हमें दे रखा है BD इज इक्वल्स टू DC, जहां BD और DC होगा वही चाहिए हमें, BD और DC हमें यही चाहिए, है ना, क्योंकि हमें और निकालना है PR RQ, तो देखो उसके ऊपर वाले तो यही दोनों चाहिए ना हमको, PR बाई BD, तो हमको चाहिए PR बाई BD इज इक्वल्स टू, हमें चाहिए QR बाई CD, QR बाई CD। हमें बोला है BD और CD सेम है, इक्वल है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, PR बाई BD इज इक्वल्स टू QR बाई BD। सेम है, दोनों सेम है, सिंस BD इज इक्वल्स टू CD, तो ये कट गया। तो PR किसके इक्वल आ गया, QR के। यही तो प्रूफ करना था हमने कि PR किसके इक्वल आना चाहिए, QR के। प्रूव्ड। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 18, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 9/40। देखो दो नंबर को प्लस करके, लेट द नंबर्स बी x एंड y, ठीक है। तो x प्लस y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा, 18। अच्छा हमें नहीं पता कि ये लीनियर का क्वेश्चन है, हमें नहीं पता कि ये उसका क्वेश्चन है, किसका, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। पहले लीनियर से सॉल्व करो, लीनियर मतलब एक्स वाई लेके करो, अपने आप क्वाड्रेटिक बन जाएगा अगर क्वाड्रेटिक है तो। दूसरा बोला सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल मतलब 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 9/40, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग डायरेक्टली ऐसा एलिमिनेशन तो नहीं कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 18 माइनस एक्स, और यहाँ y की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/18 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 9/40, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, इसको सॉल्व करो, बस एक ही फॉर्म में आ गए। अब देखो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, x 18 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इधर, है ना। 18 माइनस एक्स प्लस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 9/40, ठीक है। x से x गया, ऊपर बचा, देखो बेटा इसको डायरेक्टली सॉल्व करो, ये 9 है तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, अब क्रॉस कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 42 जा 80 इज इक्वल्स टू 18x माइनस एक्स स्क्वायर। इधर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 इज इक्वल्स टू 0। अब मिडिल टर्म करेंगे, तो बेटा मिडिल टर्म कैसे करते हैं, 80 को के दो ऐसे फैक्टर ढूंढो जिनको प्लस या माइनस करके माइनस 18 आ रहा है, तो 80 के फैक्टर क्या होंगे, 8 और 10, 8 10 जा 80, है ना। फैक्टर कैसे बनाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताया था, 2 करो, 40 करो, 20 करो, 10, 2 और फिर 5। अब हमें इनको दो उसमें बनाने हैं, दो नंबर में बनाना है ऐसे, सो दैट बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग वी शुड गेट 80, ठीक है। तो कैसे बनेगा, 5 और 2 10 और 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 10 और 8। तो देखो मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको, इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10x, ऐड करके आ रहा है और बीच में साइन माइनस का है तो इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बेटा, टेक x कॉमन, है ना। अगर मैं x कॉमन ले लूं यहाँ से, दो फर्स्ट दो से, तो x माइनस 8 बचेगा, यहाँ से माइनस 10 कॉमन आएगा तो x माइनस 8 यहाँ भी बचेगा इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों सेम आने चाहिए विद सेम साइन, ओके। तो ये बनेगा x माइनस 8 कॉमन और x माइनस 10 कॉमन, तो देखो x की वैल्यू आ गई 8 एंड x की वैल्यू आ गई 10, ठीक है। अगर x 8 है, यहाँ पुट करो, अगर x 8 है तो y कितना होगा, 10, और अगर x 10 है तो y कितना होगा, 8। फाइंड द नंबर्स, ढूंढ लिया, 8 10 10 8, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। क्या बोला हुआ है इसमें, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, ओके। हमें दे रखा है पॉलिनोमियल
6x² माइनस 5x प्लस 1। वैसे इसको दो मेथड से सॉल्व करते हैं, या तो तुम फॉर्मूला लगा के सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर लो, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज -6 कैसे करेंगे, 6 × 6 = 32, ठीक है। या तो इसके रूट्स ही निकाल लेते हैं, चलो रूट निकालते हैं। कैसे रूट निकालेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 6 × 1 = 6, 6 के फैक्टर होते हैं 2 3, तो 2 और 3 को ऐड करूंगी तो 5 आ जाएगा। मैं लिखूँ इसको 6x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 1 = 0, है ना। तो ये बन जाएगा 3 कॉमन ले लूंगी x के साथ, तो ये जाएगा 3 × 2 = 6x माइनस 1, इन दोनों में से -1 कॉमन लूंगी तो 2x माइनस 1 = 0। क्या बनेगा बेटा, 2x माइनस 1, और ये बनेगा 3x माइनस 1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। किसी को भी अल्फा कंसीडर करो, किसी को भी बीटा कंसीडर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको अल्फा ले लो, इसको बीटा ले लो, ठीक है। अब हमारे पास बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है px। अभी px तो मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, कुछ भी ले लेती हूँ, qx ले लेती हूँ, ठीक है। qx = k ब्रैकेट x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो यहाँ सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा 1/2। अरे अच्छा, एक सेकेंड, हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिनका जो जीरोस है वो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर करो, अल्फा स्क्वायर कितना होगा 1/4, और बीटा स्क्वायर कितना होगा 1/9। ये तो मैंने जनरल लिखा है, तो अल्फा स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, तो बेटा ये स्क्वायर से वो अब कंफ्यूज मत हो ना, ये हमारा न्यू वो है, न्यू अल्फा डैश बोल सकते हो तुम इसको, ठीक है। तो हमारा सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस, तो 1/4 प्लस 1/9 कितना हो जाएगा, 9 × 4 = 36, 9 + 4 13/36। ये अल्फा मतलब ये नीचे ऊपर वाले की इसकी वैल्यू है 13/36। ये किसकी वैल्यू है बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, यहीं पे कर देती हूँ मैं कहीं पे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 × 1/9, तो ये हो जाएगा 1/9 4 = 36, ठीक है। चलो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर विल गेट द आंसर। क्या हो जाएगा, k x² माइनस, इनको ऐड करके कितना आ रहा है 13/36 x प्लस इनको ऐड करके मल्टीप्लाई करके आ रहा है 1/36। एलसीएम लेंगे बेटा तो 36 और बाहर लिख देती हूँ k/36, तो हो जाएगा x² से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो x² × 36 डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, 36x² है ना, 36x² minus 13x plus 1, that's it. So this is your new क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और तुम ये k/36 को बिल्कुल हटा सकते हो, ये एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, तो तुम्हें इसे हटाना है हटा दो, तो ये बन जाएगा अंदर वाला। ऐसे भी लिख सकते हो, कैसी भी मर्जी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। चलो, और अक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला तो इसको चाहे तुम हटा दो, सिर्फ आंसर चाहे तुम ऐसे लिख लो, मर्जी, ठीक है। ओके, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। If cos theta plus sin theta is equals to 1, then prove that cos theta minus sin theta is plus minus 1। देखो बेटा, अगर मैं cos theta plus sin theta की वैल्यू दे रखी है 1, तो अगर मैं cos theta plus sin theta का स्क्वायर करूं तो क्या बनेगा, देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, यही बनेगा, है ना। और अगर मैं cos थीटा माइनस sin थीटा का स्क्वायर करूं क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, यही बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो बेटा ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो क्या बनेगा, ये cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा का स्क्वायर। देखो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो पहले एक चीज समझो, ये चीज तो कट जाएगी, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या होता है बेटा 1, और cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या होता है बेटा 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई,
है ना, आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी है ना। अब देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 1, तो 1 का स्क्वायर, और ये हमें निकालना है, और ये हो जाएगा 1 + 1 2, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ये 1 इधर चला जाएगा माइनस में तो 1 आ गया, और स्क्वायर हटेगा तो बेटा टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस 1, हेंस प्रूव्ड, है ना, सिंपल। ठीक है, तुम्हें बस ये बताना चाहिए स्टार्ट कैसे करना है हमने क्वेश्चन को। हमें दे रखा था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, हमें निकालना था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो मैंने सोचा इनके स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो कहीं ना कहीं तो इनका यूज होगा ही होगा। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। द मिनट हैंड ऑफ ए वॉल क्लॉक इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखो एक वॉल क्लॉक है, अब इसमें हमारे पास मिनट हैंड को मतलब एज अ रेडियस कंसिडर कर लो, और तो इतना वो नहीं होता है, टच नहीं होता, बट हम लोग रेडियस कंसिडर करते हैं, तो रेडियस इज 18 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। 35 मिनट्स बेटा, तो 35 मिनट्स का मतलब क्या हुआ, देखो 5 मिनट में कितना होता है 30 डिग्री। ठीक है, वैसे तो तुम लोग 360 से कर सकते हो पूरा का पूरा सॉल्व, 5 मिनट में 30 डिग्री होता है। तो देखो ऐसे तुम लोग ऐसे भी देख सकते हो, अगर विजुअलाइज करना है ना तो विजुअलाइज भी कर सकते हो, तो जिस जिस मर्जी से करना है उस मर्जी से करो। यहाँ पे हमारा अगर 3 पे एक सुई होती है, एक ऐसे होता है, तो 90 डिग्री होता है, कितना नंबर आता है 1 2 3, मतलब 15 मिनट में 90 हो गया, फिर आधे घंटे में 180 हो गया, है ना, तो आधे घंटा मतलब यहाँ पे 180 डिग्री हो गया, और आधे घंटे से 5 और मिनट हो गया, तो 5 मिनट में 30 डिग्री और हो रहा है, तो कितना डिग्री हो गया, थीटा कितना हो गया, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, रुको। हाँ, ये थीटा हो गया अब तो हमारे पास, है ना, कितना डिग्री हो गया 180 + 30, तो ये बन जाएगा हमारे पास 210 डिग्री, 210 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या बोला हुआ है, हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। 35 मिनट्स में हमारा कितना हो रहा है, तो 35 मिनट्स में एंगल आ गया हमारे पास 210 डिग्रीज। ठीक है, ये वाला। अब इसका एरिया निकालना है, एरिया कैसे निकलता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर ही तो बनेगा ये, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो कितना है 210 अपॉन 360 इंटू पाई कितना हो जाएगा हमारे पास 22/7, चाहे 3.14 ले लो, और आर कितना हो जाएगा बेटा 18 इंटू 80, यही हो जाएगा हमारे पास, है ना, 18 इंटू 80। तो अब इसको सॉल्व करो, 7 1 7, 7 3 21, 0 से 0 क्या 3 12 हो गया, 6 2 12, 6 3 18, 2 11, कितना आंसर आ जाएगा बेटा 11, 11 इंटू 8 3 24 एंड 3 1 3 54, और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 594 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे आया बेटा, 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक देखो कैसे होती है, ट्रिक बहुत सिंपल है, पहला वाला एज इट इज, लास्ट वाला एज इट इज, दोनों को ऐड करके बीच में लिख दो, खत्म। ठीक है, फर्स्ट एज इट इज, अच्छा अगर बीच में कैरी आ रहा होगा तो फिर पीछे ऐड कर देते हैं उसको। ठीक है, ओके 594 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ये तुम्हारा ए पार्ट है, मतलब इसका और पार्ट भी हमें दे रखा है, ये और पार्ट, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सेंटर्ड एट ओ एंड सच दैट ए ओ बी 60 डिग्री, ये तुम्हें दे रखा है 60 डिग्री। इफ ओ ए इज 14, अच्छा रेडियस 14 है, ये भी 14 होगा। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, बेटा सेगमेंट होता है ये वाला पार्ट, तो सेगमेंट निकलता कैसे, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलता है, देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट या सेगमेंट बोलो इज इक्वल्स टू, इस पूरे में से देखो एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या है, ये पूरा सेक्टर है ब्लू पोर्शन, है ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर में से, माइनर सेक्टर बेसिकली, माइनर बोलो, चलो इधर भी माइनर बोलो अगर वो माइनर बोल रहे हैं तो, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल दिख रहा है बीच में, है ना, अगर मैं इस ट्राइंगल को माइनस कर दूं, ये येलो वाला पोर्शन, इस ट्राइंगल को मैं माइनस कर दूं, अब इस ट्राइंगल को पहले निकालना पड़ेगा, एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन एक और ट्राइंगल देखो
एंगल देखो, इसके बीच का एंगल 60 डिग्री है। एक चीज समझो रफ में, ये 60 है, ये साइड इसके इक्वल है ना, ये साइड इसके इक्वल क्योंकि रेडियस है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो x प्लस 60 कितना हो जाएगा, 2x प्लस 60 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो देखो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 120, तो x की वैल्यू आ गई 60। तो जब भी ये एंगल, बीच का एंगल 60 दिया रहता है, तो बाकी भी 60 आते हैं। और जब ये 60 होता है तो ये कौन सा ट्राइंगल होता है बेटा, ये होता है हमारे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल, और इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया आता है √3/4 ए स्क्वायर। ए मतलब रेडियस, हाँ यहाँ दे रखा है हमें रेडियस, है ना। एरिया ऑफ माइनस सेक्टर होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है √3/4। ए की जगह मैं आर स्क्वायर बोल रही हूँ क्योंकि अभी रेडियस दे रखा है, ठीक है। तो आर स्क्वायर तुम कॉमन भी ले सकते हो, आर इज 14, तो ये थीटा हो जाएगा। थीटा कितना देगा 60, 60/360, पाई इज 22/7, आर स्क्वायर इज 14 का स्क्वायर, माइनस √3 की वैल्यू 1.73 बोली हुई है, अपॉन 4 इंटू 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा 6 6 36, ठीक है, 2 3 6, 2 11। अब इसे कट करना होगा तो कैसे कर सकते हैं, 11 इंटू 14 इंटू 14, 11, अगर मैं 14 कॉमन ले लूं तो ये बनेगा 11/21, यही बनेगा 11/21 माइनस 1.73/4, 7 3 21 और 11 बचा, इधर ये बचा, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो नॉर्मल बेटा, सिर्फ अब तो कैलकुलेशन है, सब कुछ कैलकुलेशन पे बेस्ड है। 14 का स्क्वायर होता है 196, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, एरिया इज इक्वल्स टू 196, 0.11, ये 21 होगा, 21 5 2 10, ठीक है, 0.5, फिर 5 बचेगा, 2, 21 2 ऐसा कुछ होगा, और ये हो जाएगा 0.17, 4 4 16, 17 और 4 3 12 एंड समथिंग। तो बेसिकली कितना बनेगा 196 इंटू 0.09 आई गेस, ऐसा कुछ बनेगा, है ना। तो ये जगह 9 9 6 54, 9 9 81, 81 प्लस 5 इज 86, और 9 1 9, 17, 2 17.64, अप्रॉक्स 17.64 या 17 पॉइंट कुछ तो ऐसा आंसर आएगा। मतलब तुम लोग उसको थोड़ा सा और करोगे सॉल्व तो प्रॉपर आंसर आ जाएगा, 17 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, अप्रॉक्स 18 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। बेटा ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से करके जाओ। कैसे करेंगे हम लोग, इसमें सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में लेट √3 इज रैशनल। हमने प्रूव लेट कर दिया कि √3 रैशनल है। अगर कोई चीज रैशनल होती है तो हम लोग उसको कैसे लिखते हैं, √3 इज इक्वल्स टू a/b और p/q, वेर p एंड q हमारे क्या है, को प्राइम, p एंड q आर को प्राइम, को प्राइम, एंड q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। को प्राइम का मतलब होता है बेटा इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। को प्राइम का मतलब होता है देयर इज नो कॉमन पॉइंट। को प्राइम का मतलब होता है नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। तो P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक। तो हम लोग इसको लिख कैसे सकते हैं बेटा, √3 ऐसी, मतलब P इज इक्वल टू √3 क्यों लिख सकते हैं। अब मैं करूंगी स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करूंगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हमने स्क्वायरिंग किया दोनों साइड में तो ये बनेगा p स्क्वायर, ये बनेगा 3q स्क्वायर, ठीक है। p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। तो बाई थ्योरम हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि p इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। कैसे बोला हमने, देखो p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 का क्या मतलब है, ऐसे समझो, रफ में समझो। अगर मैं किसी नंबर को ऐसे बोलूं 25 को मैं क्या लिख सकती हूँ, या 125 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 इंटू कुछ नंबर लिखिए, कुछ भी, ठीक है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि 125 से तो डिवाइड होता है ना 125 5 से डिवाइड, तो ये हो गया। अच्छा,
अगर सपोज मेरा इसकी जगह पे नंबर ऐसा होता, मैंने यहाँ पे लिख दिया 625 इज 5 इंटू समथिंग, तो मैं अगर ये मेरा पी स्क्वायर कंसिडर कर लो तो पी क्या हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर होता है 25, तो 25 इज 5 इंटू समथिंग, तो ये 5 इससे भी तो डिवाइड हो रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि पी स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो पी भी तो 5 से डिवाइड हो रहा है ना, 25 भी तो 5 से डिवाइड हो रहा है ना, इसका मतलब ये हो गया। तो पी स्क्वायर और पी हमारे 5 से, मतलब कोई भी एक कॉमन मल्टीपल है, इसमें हमारा 3 है तो वो 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब हम ये मान के चल कि ठीक है। अब यहां तक हमें पता चल गया कि ये 3 से डिविजिबल है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, इन अदर वर्ड्स हम लोग लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू 3 इंटू ए, क्योंकि अगर 3 से डिविजिबल है तो 3 इंटू कोई मल्टीपल होगा, ए हमारा कोई भी इंटीजर है, ए इज एनी इंटीजर, ठीक है। P इज 3 इंटू ए, स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9a स्क्वायर, ठीक है। P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9a स्क्वायर। अच्छा, P स्क्वायर को मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, फर्स्ट और सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट मैं पी स्क्वायर, फर्स्ट एंड सेकेंड, पी स्क्वायर की जगह 3q स्क्वायर लिख सकती हूँ, और यहाँ लिखेंगे 9a स्क्वायर, तो 3 3 जा 9, ये कट गया, तो ये देखो q स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, ये तो वही हो गया कि अब तो 3 हमारा q से भी डिवाइड हो रहा है ना, तो q स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, मतलब मैं इसको यहाँ लिख सकती हूँ दैट q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3, दिस implies q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3, मतलब अभी तक हम बोल रहे थे कि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, हमने यही तो अज्यूम किया था, लेकिन अब यहाँ पर आ गया कि 3 तो कॉमन आ रहा है दोनों में, तो हम लोग लिखेंगे 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, तो इसका मतलब हमने जो अजम्पशन ली थी वो गलत है ना, कॉमन फैक्टर आ गया मतलब को प्राइम तो नहीं है, दिस मीन्स इट कॉन्ट्राडिक्ट दैट P and Q are co-prime, और वो co-prime नहीं है, this implies what, √3 is not rational, so √3 is irrational। सी, अपनी बात को गलत प्रूफ कर दिया, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं, समझ में आ गया। पहले हमने रैशनल बताओ, रैशनल से P by Q बताओ, P by Q से ये बताओ कि इसमें तो कॉमन फैक्टर है, और कॉमन फैक्टर है तो फिर हमने जो माना है वो गलत अज्यूम किया। अंडरस्टूड, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। So this is the end of section C. I hope you guys understood. I will discuss next section in the next video. All right. So thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Till then, keep learning, keep growing, and keep evolving. Bye bye.